any such act which is not possible because of impossibility or otherwise, और उसकी वजह से सेलर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता है ना, तो नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law. लॉ ही ये कहता है, देखो नॉर्मली अगर सेलर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है या वारंटी फुलफिल नहीं करता है तो वो पनिशेबल है, पर यहां पे तो उसकी कोई गलती नहीं है. द एक्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज बिकम इम्पॉसिबल, है ना. तो हमने पढ़ा था सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा था, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. Can this COVID be considered as supervening impossibility? Yes, sir. है ना, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, it is beyond our control. और इसकी वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाता है, then there won't be any claim. किसी भी तरह का क्लेम कोई भी नहीं कर सकता. हाँ, ये हो सकता है कि बायर ने सेलर को कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया होगा, तो वो सेलर को कहेगा कि मेरा पैसा वापस कर दो, बट वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कंपलसरी नहीं हो सकता. समझ में आया? सपोज कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया मेजॉरिटी केसेस में चाइना से इंपोर्ट करता था, और वो प्रोडक्ट आपने खरीदा, सेलर ने आपको गारंटी दिया था कि अगर इस प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट आए तो या तो हम रिपेयर करेंगे, रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस करके देंगे, है ना. तो इन दिस सिनेरियो अगर हमारा कंट्री और गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री चाइना के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर दे, क्या वो उस ट्रेडर के कंट्रोल में था किसी भी केस में? नो सर, है ना. इन केस इट इज कंसिडर्ड एज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, है ना. लॉ आपको इस केस में फ्रीडम देता है कि ठीक है, इस केस में ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता. लेट्स सी द एनालिसिस ऑफ सेम. ये सेक्शन 13 ये कहता है कि आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करोगे तो आपका कौन सा राइट चला जाएगा, राइट ऑफ कैंसलेशन. कौन सा मिलेगा? ओनली डैमेजेस. कौन से केस में आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते हो, माने कॉन्ट्रैक्ट कैंसल नहीं कर सकते हो, इवन इफ इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. तो ओनली इफ बायर विशेस सो. तो बायर ने कहा ठीक है, अभी जाने दो, जो हो गया वो हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना. बायर को सेलर के ऊपर गुस्सा आया और उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना, तुम्हारा प्रोडक्ट बकवास है, नहीं लेना है कुछ भी, ना, जाने दो. तो ऑल टुगेदर वेव्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, नहीं चाहिए कुछ भी. या तो बायर ने ऐसा कहा कि ठीक है, गलती हो गई, मैं आपको प्रोडक्ट तो वापस नहीं कर रहा हूं, ना ही रिफंड मांग रहा हूं, थोड़ा सा डैमेजेस दे दो. तो ये किसकी विलिंगनेस थी? बायर की. उसने कौन सी चीज को क्या ट्रीट कर दिया? कंडीशन को वारंटी. कंडीशन एसेंशियल था, उसको उसने कोलैटरल बना दिया. तो वो एक बार ऐसा कर लिया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है. ओके, एग्जांपल देखते हैं. A agrees to supply 10 bags of first quality sugar at rupees 625 per bag. उसने बोला था कि मैं फर्स्ट क्वालिटी दूंगा, तो उसने सप्लाई किया सेकंड क्वालिटी, और उसका प्राइस कितना है? 600 पर बैग. देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि क्वालिटी इज एन एसेंशियल थिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. The buyer can reject the goods. बायर ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा माल गलत आया है, वापस लेके जाओ. और ऐसा होता भी है. यहाँ पे नियर बाय मार्केट है, हाथीखाना मार्केट. आपने मध्य प्रदेश से, एमपी से कुछ गेहूं मंगवाया था,
और आपने क्लियर स्पेसिफिकेशन दिया था कि मुझे ऐसा ही गेहूं चाहिए, जैसा आपने सैंपल भेजा था या कुछ भी स्पेसिफाई करके कि इस क्वालिटी का ही चाहिए। ट्रक आता है, अनलोडिंग स्टार्ट होता है, उससे पहले ओनर चेक करता है या बायर चेक करता है कि ये वैसा ही क्वालिटी है या नहीं। तो अगर उसको लगता है कि ये उस क्वालिटी का गेहूं नहीं है तो वो क्या कर सकता है, द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। बट अगर बायर ऐसा कहे, एक काम करो, मैंने आपको 625 के हिसाब से पैसा दिया था, आपने मुझे शुगर 600 वाली भेजी है, मुझे 25 रुपए वापस कर दो और कुछ नहीं चाहिए। तो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर दिया, जहां पे उसके पास राइट ऑफ रिप्लेसमेंट था, राइट ऑफ रिफंड था, उसको उसने यूज नहीं किया और बोला सिर्फ डैमेजेस दे दो, जो मेरा नुकसान है वो मुझे दे दो। तो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। नंबर 3, contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part. Suppose के एमपी से यहाँ पे गुजरात में, दैट इज वडोदरा, गुड्स आता है, अनलोड हो रहा है, तभी बायर को पता चल जाता है कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है, बट फिर भी वो कुछ गुड्स आगे सेल कर देता है। मतलब इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि उसने गुड्स को क्या कर लिया, द गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, डैमेजेस, और ये बहुत ही कॉमन फीचर है, बहुत ही कॉमन फीचर है, क्योंकि सेलर ने गलती की है, बोला हुआ गुड्स ना भेज के, उसने प्रॉमिस कुछ किया था और भेजा कुछ, यहाँ पे ट्रक आ चुका है, अनलोड हो रहा है, अभी इनकेस बायर मना बोल दे तो क्या ट्रांसपोर्टर उसके पास से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लेगा, ऐसा होगा? इज इट सो? No. मैंने कहा कि मुझे चाहिए, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, वापस लेके जाओ, तो अप्रोक्सीमेटली एमपी टू वडोदरा अगर देखोगे तो आने जाने का 50,000 रुपये भाड़ा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 40 से 50,000 रुपये एक ट्रक का इतना रेंट हो जाएगा, फ्रेट, है ना? तो फिर सेलर क्या कहता है, कुछ कम ज्यादा लेके बात खत्म करो ना। तो तब देखो, इधर तो सीधा सीधा बोला हुआ है ना कि मैंने आपको 625 रुपए दिया था, अभी गुड्स 600 वाला है, समझो प्राइस नहीं दिया है, पैसा दिया ही नहीं है ना? प्रॉमिस किया था 625 वाला, आया 600 वाला, आपको पता है इस गुड्स का वैल्यू 600 है, पर आपके अकॉर्डिंग वो गुड्स नहीं आया है ना, तो बायर अब डिमांड करेगा कि तुमने हमारा जो क्वालिटी था वैसा गुड्स भेजा नहीं है, अब मैं तुमको इसका सिर्फ 575 दूंगा, चाहिए तो बोलो, नहीं तो गुड्स वापस मंगवा लो। सेलर क्या करेगा, सोचो आप। हाँ बोलेगा, बोल देगा। ऑब्वियस है, क्योंकि यहां से वहां वापस जाएगा, ठीक है, तो उसका भाड़ा लगा, फिर वापस वो गुड्स किसी और को बेचेगा, फिर से रेंट लगेगा, फिर से फ्रेट लगेगा, लोडिंग अनलोडिंग लगेगा, इससे अभी कम ज्यादा करके खत्म कर दो, है ना? कभी कभी बिजनेस में नुकसान बेयर करना पड़ता है, यहाँ पे बायर सुपीरियर पोजीशन में। आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, है ना? और हम भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के ऐसा पता कर सकते हैं कि सेलर इस सिचुएशन में भले उसको नुकसान हो रहा है फिर भी वो मना नहीं बोलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, where the fulfillment of any condition of warranty is excused by law, which we have already seen, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर, है ना? कौन से केस में वेवर हो सकता है? वॉलंटरी वेवर बाय बायर, कंपल्सरी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट सिवियरेबल नहीं है, when the contract is non severable and इधर आधा कंडीशन लिखा है, buyer has accepted
buyer has accepted part or whole of goods. दूसरा, fulfillment of condition is excused by law. तो ऑब्वियसली आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ना सेलर की गलती है ना बायर की गलती है, तो फिर इधर कंपल्सरी वेवर हो जाएगा. And in that case, the breach of condition would be treated as breach of warranty. Next topic that is discussed over here is express and implied conditions and warranties. Express, which are specified in the contract of sale. And implied means it is implied by law, even if not specified applicable. Even if implied conditions and implied warranties are not specified. implied का तो मीनिंग ही यही है कि वो specified नहीं है, फिर भी आपको ये फुलफिल तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि कौन कहता है, इट इज सेड बाय लॉ. लॉ इज कॉमन फॉर एवरीवन. जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको एप्लीकेबल होता है, उसको कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस या वारंटीज तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी. ओके. एक्सप्रेस विच आर अग्रीड अपॉन, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, स्पेसिफिकली गिवन in the contract of sale. Implied are those which are presumed by law. नहीं लिखा है तो भी है, हवा जैसा है. किसके जैसा है? दिखता नहीं है पर है. Okay, are those which are presumed by law to be present in the contract. It should be noted that an implied condition may be negated और waived by an express agreement. इस सेंटेंस का मतलब क्या है देखते हैं. सपोज मेरे वहां पे कोई एक पर्सन जैगरी परचेज करने आया, गुड है ना. अभी उसमें एक इम्प्लाइड कंडीशन लॉ ने ऐसा रखा है दैट इट शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. It should be fit for human consumption. Suppose ऐसा कंडीशन उन्होंने रखा है, पर एक परचेजर आता है और वो बोलता है कि गुड्स का क्वालिटी खराब होगा तो भी चलेगा, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है. उसने क्या कहा, उसका क्वालिटी खराब है, हमारे खाने लायक नहीं है तो भी चलेगा. Now what is the purpose that he knows, है ना. वो उसको कौन से पर्पस के लिए यूज करने वाला है वो उसको पता है. पर कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारी शॉप पे कुछ गुड्स पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, उसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, तो वो है ना. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि द गुड्स शुड बी फिट फॉर कंजम्पशन, और जो खरीदने वाला है उसने क्लियरली बोला कि ऐसा नहीं होगा तो भी चलेगा, मेरा पर्पस अलग है. तो उसने एक्सप्रेस क्या कहा, स्पेसिफिकली बोल के ऐसा लिखा कि ये इम्प्लाइड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो भी चलेगा. ये इम्प्लाइड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो भी चलेगा मींस इट इज नेगेटेड, इट इज वेव्ड. उसने मना बोल दिया, तो क्या बाद में वो क्लेम कर सकता है मेरे ऊपर? तो हमें जा सकता है. Can that person go to the court of law? No, sir. Obvious है, क्योंकि उसने खुद ही मना. No, sir. चलो implied conditions देखते हैं. Which are the implied conditions? Condition as to title. Title माने ownership. मैंने जिसके पास से खरीदा वो उसका खुद का होना भी तो चाहिए ना. अगर उसका ही नहीं है तो मेरा नहीं होगा. एक वो कविता है,
द फेमस पोएट कुमार विश्वास, सुना है सबने, नाम सुना है कुमार विश्वास? यस और नो? हैव यू हर्ड अबाउट दैट No, पर्सन? नहीं सुना है। आईआईटी ग्रेजुएट है बट अभी पोएट बन गए, और एक टाइम पे आम आदमी पार्टी के लीडिंग पॉलिटिशियन थे। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने जन लोकपाल बिल के लिए वो जो अन्ना हजारे के साथ मूवमेंट किया था ना, याद है? जंतर मंतर ग्राउंड दिल्ली में उन्होंने एक एजिटेशन किया था कि इस तरह का एक कानून आना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। मतलब जो गुड्स जिसके पास से आप खरीद रहे हो उसका ओनरशिप नहीं है, तो उसका ओनरशिप मैं किसी को पास ऑन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? no, sir. We cannot transfer. We cannot. So it means that whenever you are buying goods from someone, उस someone के पास माने सेलर के पास उसका ओनरशिप होना चाहिए। नंबर 2, सेल बाय सैंपल, जैसा दिखाया था वैसा होना चाहिए, है ना? नंबर 3, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कंडीशन टू होलसमनेस, ये होलसमनेस है ना, वो ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में यूज होता है। सपोज आप एप्पल खरीदने गए और जो एप्पल सेलर है, ऐसा मोस्टली होता है कि वो एक पीस कट करके आपको खिलाते हैं कि खा के देखो, है ना, फिर लेना। सपोज उन्होंने एक नया एप्पल लिया, उसमें से एक पीस काटा और आपको खिलाया, क्या वही एप्पल वो आपको सेल करते हैं? No, sir. That person gives another apple, another vegetable, another fruit to you, है ना? होलसमनेस माने ये कंप्लीट होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीट। बट कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं फ्रूट्स में जो हम किसी ने एक पार्ट खरीदा हुआ है ना? एक वेजिटेबल ऐसा भी होता है, आई सपोज, है ना, जो हम कभी पूरा नहीं खरीद सकते, है ना, इतनी फैमिली नहीं होती है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट थिंग, बट बेसिकली ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। होलसमनेस, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। देखो, सैंपल और डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस होता है। सैंपल आप देखते हो, है ना, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हो या सुनते हो। मैंने कोई चीज को डिस्क्राइब करके बेचा है, दिखा के नहीं। कैसा करके बेचा है? डिस्क्राइब। तो मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने बोला और आपने सुना, या तो मैंने लिख के दिया और आपने पढ़ा, और मैंने गुड्स का सैंपल तो दिखाया ही नहीं। ओके, नेक्स्ट इज सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर दोनों है तो दोनों होना चाहिए। एंड मर्चेंटेबिलिटी का मतलब फर्दर सेलेबिलिटी, सेल एबिलिटी। ये एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर इम्प्लाइड कंडीशंस, मतलब अगर ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी है ना, तो भी सेलर और बायर को फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ दीज आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन ऑल्सो दीज आर सपोज टू बी फुलफिल्ड। सपोज मैं ब्लैक पेपर, मरी जेने गुजराती में कहवाय ने, तो मैं वो खरीदने गया, काली मिर्च। तो मुझे जो सेलर है उसने दिखाया कि देखो ऐसी आएगी काली मिर्च। क्या दिखाया? सैंपल के डिस्क्रिप्शन, Temple. सैंपल। तो जो मैं क्वांटिटी खरीदने वाला हूँ वो उस सैंपल से मैच होना चाहिए। Yes. तो मैंने उसके पास से सैंपल ले लिया Yes, sir. कि मुझे सैंपल दो, है ना, और इसी सैंपल का 100 kg मेरी शॉप पे भेज देना। When the goods arrive at my place, I will check, कंपेयर करूंगा, और अगर वो उसके जैसा नहीं आया तो वो ब्रीच ऑफ क्या हो गया? कंडीशन। कंडीशन।
अगर मैंने पैसा दे दिया है तो रिफंड होगा, नहीं दिया है तो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, या मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दूंगा, कैंसिल। नहीं चाहिए कुछ भी, मैंने पैसा दिया नहीं है, दूंगा भी नहीं, गुड्स वापस लेके जाओ, तुम्हारे पास से नहीं खरीदना, बिकॉज इट वॉज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, आई कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. Okay, even though it was not specified in the contract of sale, law ऐसा कहता है कि ये सारी चीजें तो इसके अंदर होनी ही चाहिए. All these things must be there in a contract of sale. सबसे पहला condition as to title in every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition. ये वर्ड क्यों लिखा है, ये सेंटेंस हमने वाला था ना, implied conditions can be negated, है ना, implied conditions can be negated or waived. जैगरी वाला एग्जांपल दिया था ना, नॉर्मली इट शुड बी क्वालिटी होना चाहिए ना, फिटनेस, और परचेजर ने सामने से बोला है चलेगा, कंडीशंस कैन बी वेव्ड. अगर बायर ऐसा कहता है तुम्हारा ओनरशिप है कि नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं खरीदने के लिए रेडी, मतलब उसने कौन सी कंडीशन को नेगेट कर दिया, टाइटल वाली कंडीशन. मोस्टली ऐसा कोई करता नहीं है, बट फिर भी है ना, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द फर्स्ट implied condition on the part of seller is that in case of sale he has a right to sell the goods, and in case of an agreement he will have right. इसका मतलब क्या होगा, जब इन केस ऑफ सेल, मतलब सेल कब होगा, जब गुड्स एग्जिस्टिंग होंगे या फ्यूचर होंगे, एग्जिस्टिंग होंगे तो सेल होगा, अगर फ्यूचर गुड्स है तो एग्रीमेंट टू सेल होगा. ओके, अब सेलर ने बायर को कुछ गुड्स सेल करने का प्रॉमिस किया है, पर एट द सेम टाइम बताया है प्रोवाइडेड आई प्रोक्योर इट फ्रॉम द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर. इसने, यदि सेलर ने बायर को ऐसा कहा कि मैं आपको ये गुड्स बेचूंगा अगर मुझे आगे से मिला तो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस गुड्स का ओनरशिप एस के पास था? No. नहीं था, है ना. तो एट दैट टाइम वो क्या बनेगा, अग्रीमेंट टू सेल. सप्लायर ने एस को गुड्स दे दिए, एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया, अभी ओनरशिप आ गया, है ना. वो सप्लायर और एस के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर डिपेंडेंट है. तो ऐसा हम मान लेते हैं कि सप्लायर ने एस को गुड्स दे दिया, है ना, और उसका ओनरशिप भी दे दिया, ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर गिवन. तो आइदर द ओनरशिप इज देयर और ओनरशिप विल बी देयर. एस के पास अगर गुड्स एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब उसका ओनरशिप है. उसके पास एग्जिस्टेंस में नहीं था तो अभी ओनरशिप नहीं है, पर जब वो सेल करेगा, ये एग्रीमेंट टू सेल जब सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसके पास ओनरशिप होना चाहिए. बेसिकली ओनरशिप कब होना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल के वक्त या सेल के वक्त? When? सेल के वक्त, टाइम ऑफ सेल, है ना. चलो एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पे हुआ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, पर सेल के टाइम पे तो कंपलसरी आपका ओनरशिप होना चाहिए. In simple words, the condition implied is that the seller has the right to sell the goods at the time when the property is to pass. If the seller's title turns out to be defective,
है ना, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता है। कैसा टाइटल था? डिफेक्टिव टाइटल था। द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी को एक स्कूटर बेच दिया और बी ने इस इंप्रेशन में खरीदा कि ये उसका ओनर है, और एक्चुअल ओनर उसका वाई था। जब वाई को दिखेगा कि ये स्कूटर मेरा बी चला रहा है, तो बी हैज टू कंपल्सरीली रिटर्न द स्कूटर टू द ओरिजिनल ओनर। इस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होगा? बी को कंपल्सरी वो स्कूटर ए को लौटाना पड़ेगा, सॉरी वाई को लौटाना पड़ेगा, और ए के पास से वो क्या क्लेम कर सकता है? रिफंड ऑफ मनी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऐसा एक मूवी में था, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। आई होप ये तो सबने देखा होगा। नो सर। नहीं देखा है? चलो बता देता हूँ। इमरान हाशमी और उसकी गर्लफ्रेंड प्राची देसाई, हाँ, उस मूवी में ऐसा दिखाया है। तो ये भाई साहब कहीं से ज्वेलरी चोरी करके आते हैं और किसको गिफ्ट दे देते हैं? गर्लफ्रेंड को। ये गर्लफ्रेंड किसी स्टोर में काम करती है, वो भी ज्वेलरी स्टोर होता है ना, और वहां पे कुछ कस्टमर आते हैं, उन्होंने देखा कि इनके गले में कुछ एक हार पहना हुआ है, पर ये मेरा है। देखा ही वो सीन याद आ रहा है? अगर किसी ने देखा हो तो वो मूवी किसने दिया? The boyfriend had given that jewelry to the girlfriend. Yes, sir. But एक कस्टमर उनकी शॉप में आता है और बोलता है कि ये ज्वेलरी तो मेरे घर से चोरी हुआ था। Which is the first reaction the girlfriend, that is Prachi Desai, would have to return that to the customer. और यहाँ पे रिलेशन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, तो रिफंड ऑफ प्राइस की बात नहीं है। बट अगर ये सेलर है और ये बायर है, तो प्राची देसाई ने अगर उसको जो भी पैसा दिया होगा वो रिफंड क्लेम कर सकते। क्या क्लेम कर सकते हैं? रिफंड। ओके, चलो एग्जांपल 1। अब ए परचेज द ट्रैक्टर फ्रॉम बी। ए मैंने स्कूटर वाला एग्जांपल दिया था, वैसा ही है, जस्ट लाइक द स्कूटर एग्जांपल। चलो एग्जांपल 2। If A sells to B tins of condensed milk labeled CDF brand, and this is proved to be an infringement of N company's trademark, माने ये जो CDF ब्रांड है वो किसको बिलोंग करता है? N कंपनी को। पर इसको कौन यूज कर रहा है? A। ये ब्रांड नेम किसी कंपनी का है, पर इसको यूज कौन कर रहा है? ए। इट विल बी अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन दैट ए हैड द राइट टू सेल। देखो, ए मिल्क सेल नहीं कर सकता है ऐसा नहीं है, ए इज हैविंग राइट टू सेल द मिल्क, पर अगर वो मिल्क को पर्टिकुलर नाम देता है CDF ब्रांड, तो गलत है। वो CDF ब्रांड नेम के हिसाब से गुड्स नहीं बेच सकता है, क्योंकि ये ब्रांड नेम या ये ट्रेडमार्क किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करता है। इट मींस A is not having the right to sell that condensed milk. In such a case, will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damages for the reduced value. Obvious है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का डिफरेंस तो होगा ना। अगर वो मिल्क ब्रांडेड है तो उसका प्राइस हायर है, नॉन ब्रांडेड है तो उसका प्राइस लोअर है। तो बायर क्या कहेगा?
तुमने जो ब्रांडेड के हिसाब से मेरे पास से पैसा लिया है वो वापस करो ना. If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to the true owner, he will be entitled to the refund. Makeover मतलब अगर बायर को वो गुड्स वापस करना पड़ेगा तो वो प्राइस क्लेम करेगा. बायर अगर वो गुड्स यूज करे, गुड्स वापस नहीं करना है, तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. तो मिल्क के केस में क्या होगा, वो मिल्क तो ऑलरेडी कंज्यूम्ड हो गया होगा ना, ऑब्वियस है. इन दैट केस अभी वो मिल्क वापस नहीं दे सकते, बट ऑब्वियसली क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस. ऐसा रिसेंटली इन अवर ओन सिटी ऐसा हुआ था. डुप्लीकेट एसी सुना किसी ने? विद दिस कोविड पेंडेमिक डुप्लीकेट सैनिटाइजर सुना होगा, है ना? डुप्लीकेट सैनिटाइजर का तो काफी सुना होगा, बट डुप्लीकेट एसी भी है. कोई भी लोकल कंपनी एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर करता है, फिर इसके ऊपर डाइकिन, मित्सुबिशी, ओ जनरल, है ना, कोई भी जो मान आया वो स्टिकर लगा दिया. दिस इज कॉल्ड इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. क्या हुआ? इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क. किसी का ट्रेडमार्क आपने कॉपी कर लिया. यस और नो? आप देखना, जो भी एसी, समझो कि आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो स्टिकर्स आते हैं ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, है ना? यस सर. है ना? कोई गया होगा रेफ्रिजरेटर खरीदने मम्मी पापा के साथ या भाई बहन के साथ, तो पता होगा. या तो आप घर पे आके भी वो देख सकते हो कि उस रेफ्रिजरेटर के ऊपर कुछ स्टार मार्क लगा हुआ है, जिससे वो क्लेम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है. दिस इज ऑल फेक. वो चाहे उस रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टिकर लगा सकते हैं, है ना? कंपनी से समझो बनाया सैमसंग वाले ने रेफ्रिजरेटर, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट है, सैमसंग वाले ने ही बनाया, या जिसका जो भी ना कंपनी का रेफ्रिजरेटर आता है उसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, पर वो आपको स्टिकर है ना अलग से बेचते हैं, सेपरेटली. वो कभी फ्रिज के ऊपर या वॉशिंग मशीन के ऊपर स्टिकर लगा के नहीं बेचते. ये कौन लगाता है? हाँ, कौन लगाएगा? शोरूम वाले. वो हमेशा स्टिकर होता है, वो उसके ऊपर प्रिंटेड या ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑब्वियसली मार्क करना, है ना? आफ्टर द लेक्चर व्हेन यू आर हैविंग सम टाइम, मार्क करना. वो हमेशा एक स्टिकर होता है. स्टिकर कोई भी लगा सकता है. हम बनवा सकते हैं स्टिकर ऐसा. यस सर. यस सर. पॉसिबल है ना? यू नीड टू बी केयरफुल. जब भी आप गुड्स बाय करो ना, बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट. आप के आसपास क्या चल रहा है, कैसी बातें चल रही हैं, उसको ऑब्जर्व करो. काफी कुछ सीखने को मिलेगा. तो अगर चलो ये भाई साहब पकड़े गए जिसने डुप्लीकेट एयर कंडीशन, मतलब प्रॉपर है उसका कूलिंग, ये वो सब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एज सच नॉन ब्रांडेड एसी का प्राइस फॉर अ 1.5 टन एसी 18,000 रुपए है. उसने लगाया डाइकिन का स्टिकर, ये हो गया 35,000 का. तो उसने ब्रांड की वजह से कितना ज्यादा अमाउंट क्लेम किया. What amount was claimed? 17,000. और जिस किसी ने ये सोच के खरीदा था कि ये डाइकिन का एसी है, 35,000 दिया भी था, वो कितना रिफंड क्लेम कर सकता है? दिस मच अमाउंट. आई बेट उसको पता भी नहीं चलेगा. ये तो पुलिस वालों को या उनको पता चला कि ये इस तरह से इधर एक मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है. नहीं तो आप सोचोगे कि मैंने एसी खरीदा, तो कंपनी को तो पता होगा कि नहीं पता होगा कि मैंने आपका एसी खरीदा है.
और मेरा एसी कभी बिगड़ा तो रिप्लेसमेंट रिफंड की बात आएगी, वारंटी की बात आएगी, ये सब ये पर्टिकुलर सेलर अरेंज करके देता है। बोले आपको कुछ भी तकलीफ हो ना, कंपनी वंपनी में कॉल मत करना, हमको बता देना, हम अरेंज कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, कंपनी के साथ बात करो, आपके साथ बात करो, डजंट मैटर। हमने एसी खराब हुआ, उसको फोन किया, आके रिपेयर हो गया। मैं सपोज मैं किसी के घर डाइकिन वाला टी शर्ट लगा के चला जाऊं, will there be any doubt? मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर अबाउट द सिनारियो। और इसी रिपेयर करके आ जाता हूँ, विल देयर बी एनी ट्रेस ऑफ द मॉडस ऑपरेंडी? No, sir. नहीं पता चलेगा कुछ भी, है ना। और होता भी है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। यू नीड टू बी केयरफुल। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे ओनरशिप से रिलेटेड। आपके पास एसी सेल करने का राइट है, बट ऑब्वियस एसी बनाओ बेचो, नो प्रॉब्लम। बट आप डाइकिन या मित्सुबिशी या ओ जनरल या सैमसंग या वर्लपूल या वोल्टास ऐसा स्टिकर लगा के या ऐसा ब्रांड बता के नहीं बेच सकते, क्योंकि वो तो किसी कंपनी के पास है। वो कंपनी बेचेगी तो ठीक है, आप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? कंडीशन एस टू टाइटल एकदम क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, नेक्स्ट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज आवर लेक्चर इज अबाउट टू एंड। ओके, पर जब आपको सेलर डिस्क्रिप्शन दे के बोले, है ना, આપણે ગુજરાતીમાં કહી છે ને પાટણથી પટોળા લઈ આવશું, ગરબો છે ને वो, Yes. ये पाटणના पटोળા છે, तो इट मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। अभी वो साड़ी या जो पटोड़ा जिसको कहा जाता है वो इतना महंगा आता है कि आप उसको सैंपल के लिए नहीं रख सकते। वो मेड टू ऑर्डर होता है। कैसा होता है? मेड टू ऑर्डर। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन देके ही बताना पड़ेगा, है ना, कि बनारसी सिल्क लेके आऊंगा, पाटन पटोड़ा जो भी वॉटेवर गुजराती गरबा है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी उसमें इस सिर्फ डिस्क्रिप्शन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, और आने के बाद वैसा करस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। आपने पैसा दिया है तो वापस ले सकते हो, पैसा नहीं दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट इज एज सच कैंसल्ड, जस्ट गिव द गुड्स बैक कि हमें ये नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ओके।